अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और उम्मीद है कि आप सबने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी खासी। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इन फॉर्मूलाज को अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत आसानी होगी। सॉरी, आगे सब प्रोसेस करने में जितना भी आपका वर्कलोड होगा वो बहुत कम हो जाएगा। सेकेंडली आप लोग जो हैं अ, डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी जॉब होगी अपवर्क पे, फाइवर पे, अमेज़न, वॉलमार्ट से, तो आप उसमें भी आपको बहुत काम आएँगे फॉर्मूले। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट जो हमारा सेशन था वो था आर्ट ऑफ टाइम सेविंग ऑन वॉलमार्ट इन ड्रॉप शिपिंग। अब इसके बाद से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स स्टार्ट हैं। टेक्निकल लेक्चर्स हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि यार थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा थॉरोली समझाऊँ। साथ में आपको किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की कोई फ़ाइल चाहिए, शीट चाहिए, वो आप मुझे बोल सकते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँगा। ग्रुप पे आप मेन ग्रुप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बूट कैंप वाले स्टूडेंट अगर हैं तो मुझसे बूट कैंप वाले स्टूडेंट जो हैं वो ईसी बूट कैंप वाले ग्रुप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आर्ट ऑफ टाइम सेविंग इन वॉलमार्ट ऑन वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग, इसमें क्या आर्ट है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 5 के करीब हेडिंग्स लिखी हैं, जिनमें से ऑर्डर्स, शिपिंग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग और अदर बल्क फीड्स के नाम से एक है। आज हम बल्क फीड्स की बात करेंगे कि वॉलमार्ट पे बल्क फीड्स किस तरह अपलोड की जाती हैं, बल्क फीड से हमारा टाइम कैसे सेव होता है। देखें, अब आपके पास अगर 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं, 10 से 12 के अंदर या चलें 50 प्रोडक्ट हैं आपके पास, 50 प्रोडक्ट के अंदर चेंजेज़ आती हैं प्राइस की और इन्वेंट्री की। 50 प्रोडक्ट चलो समझ आती हैं, आधा घंटा लगेगा, एक-एक करके सर्च करके आप उसको चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 10,000, 20,000, 30,000 प्रोडक्ट्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, देखें इसको आप कन्फ्यूज़ मत करिएगा सनी भाई के उस मॉड्यूल से कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। सनी भाई जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते, वो मॉड्यूल अलग है। वो एफबीएम का, एफबीए का मॉड्यूल है, मर्चेंट फुलफिलमेंट का या फिर फुलफिलमेंट बाय एनी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, वो उसका मॉड्यूल है। ड्रॉपशिपिंग के मॉड्यूल के अंदर आपको आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप जितनी चाहे प्रोडक्ट्स अपलोड करें अपने वेंडर की, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेंटरी आपका वेंडर आपके लिए दे रहा होगा, प्राइसिंग आपका वेंडर आपके लिए दे रहा होगा, शिपिंग आपका वेंडर आपके लिए कर रहा होगा। हाँ, अब एक सवाल ये आता है कि यार अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक-एक वेंडर के पास 20-20 हज़ार प्रोडक्ट्स होती हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ, कुछ वेंडर तो ऐसे होते हैं जिनके पास लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स होती हैं। ऑब्वियसली फिर उसका एक अलग हम लोग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, 1 लाख प्रोडक्ट तो लाइव नहीं कर सकते। उसमें से हम निकालते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स जो लाइव करनी है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 प्रोडक्ट आपने लाइव की हुई हैं, 10,000 प्रोडक्ट में से 500 से 600 के अंदर इन्वेंटरी की चेंजिंग आ जाती है या 1000 में आ जाती है, प्राइसिंग में चेंज आ सकती है, तो आप क्या करेंगे? एक-एक करके अगर करने भी बैठे तो 1 दिन में भी नहीं हो पाएगा शायद ये काम, बंदा एग्ज़ॉस्टेड हो जाता है, इतना देर कंप्यूटर को देखता रहे, काम करता रहे। तो उसके लिए वॉलमार्ट में, अमेज़न में भी होती है, वॉलमार्ट के अंदर बल्क अपलोडिंग होती है। जैसे ऑर्डर्स आप बल्क में एक्नॉलेज या शिप कर सकते हैं। शिपिंग टेम्पलेट जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, मैं आपको बताऊँगा उसका क्या यूज़ होता है। इन्वेंटरी का टेम्पलेट होता है, प्राइसिंग का होता है और भी कुछ बल्क फीड के टेम्पलेट होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान कर देते हैं। अच्छा, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि बल्क अपडेट्स और फीड स्टेटस जो होता है ये बिल्कुल सेम चीज़ है। और इन वर्ड्स का मतलब ऑब्वियसली अलग है। बल्क अपडेट्स का जो है वो ये वाला पूरा कॉलम है और फीड स्टेटस का जो है वो ये वाला पूरा कॉलम है।
उन्होंने वॉलमार्ट वालों ने किया ये कि यहाँ पे लिखा तो अलग-अलग है लेकिन मर्ज हुए हैं, दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम शीट डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हम अपलोड करते हैं और इधर वो पूरी फ़ीड आ जाती है। यहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि आपने 5612 अपलोड किए, 5612 प्रोसेस हो गए, कोई पेंडिंग में नहीं है, कोई एरर नहीं आया और अगर एरर आता है तो यहाँ पे एरर की रिपोर्ट आती है। जैसे अगर मैं नीचे आपको एक दिखाऊँ जैसे ये 69 अपलोड किए थे, 64 प्रोसेस हुए, 5 में एरर आया है। यहाँ से एरर की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। एरर में लिखा हुआ होता है कभी-कभार वॉलमार्ट ये कहता है कि सिस्टम अपलोड नहीं कर सका, दोबारा अपलोड कर दें। कभी-कभार वॉलमार्ट कहता है कि एसकेयू है ही नहीं आपकी इन्वेंटरी में। ऐसा होता है, कभी कुछ एसकेयू हम लोग डिलीट कर देते हैं, हमें याद नहीं रहता। वो हमारी शीट में साथ-साथ चलते रहते हैं। तो उसका ये है कि चेक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना इश्यू नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पेक टेम्पलेट्स देख लेते हैं, क्या-क्या है हमारे पास हम लोग बल्क में इन्वेंटरी अपडेट कर सकते हैं, हम बल्क में प्राइसिंग या प्रोमोशंस अपडेट कर सकते हैं, हम बल्क में लैग टाइम अपडेट कर सकते हैं, रिटर्न रूल्स अपडेट कर सकते हैं, बल्क मैपिंग एसकेयूज़ टू शिपिंग टेम्पलेट या जो शिपिंग टेम्पलेट मैंने आपको बताया था, सेटिंग्स में जाके शिपिंग में जाने के बाद यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट्स है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताए थे, वो ये शिपिंग टेम्पलेट्स है। तो हमें ये किसी भी एसकेयू पे असाइन करने हो तो हम कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ से बल्क में असाइन कर सकते हैं। शिपिंग टेम्पलेट अच्छा होता क्या है? मैं आपको ये बता दूँ वैसे याद होगा मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम लोग उसके अंदर हैंडलिंग और शिपिंग टाइम अपलोड करते हैं और होता क्या है कि वो हम लोग पर ऑर्डर के हिसाब से अपलोड करते हैं। जैसे अगर एक ऑर्डर की शिपिंग मैंने 599 रखी हुई है शिपिंग और हैंडलिंग, तो अगर उसी की 2 क्वांटिटी का ऑर्डर आएगा तो पहली क्वांटिटी पे तो 599 लगेगी, लेकिन दूसरी क्वांटिटी पे फिर 599 नहीं लगेगी। 1 लगेगी या 199 लगेगी, वो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे फीड करके रखते हैं। यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये है 1499 प्लस 1.25 तो ये है 15.24 15.24 जो है वो टोटल शिपिंग लगेगी अगर इस टेम्पलेट पे कोई एसकेयू असाइन होगा तो। और अगर उस एसकेयू के 2 ऑर्डर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि 1524 के अलावा ये 1.25 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लगेगी। यहाँ पे पर पाउंड आ रहा है, हम यहाँ पे पर आइटम करते हैं, सही है? पर पाउंड लगा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो और कस्टमर जो है बाय नहीं करेगा। अगर आपकी एक प्रोडक्ट 3 पाउंड की है फॉर एग्ज़ाम्पल तो 1499 शिपिंग हैंडलिंग लगेगी प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3 ये ऐड होके सिर्फ एक आइटम पे लग रहा होगा। कस्टमर ऑब्वियसली वो अ, इतनी ज़्यादा शिपिंग पे नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि होता कैसे है सारा ना इन्वेंटरी कैसे अपडेट होती है, किस तरह काम होता है। सबसे पहले बल्क इन्वेंटरी अपडेट अच्छा यहाँ पे इन्होंने हमें ये आसानी के लिए कुछ टेम्पलेट्स जो ये शो किए हुए हैं, यहाँ से बजाय इसके कि हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल के डाउनलोड करें, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। पहला है बल्क इन्वेंटरी अपडेट का, यहाँ क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो बल्क इन्वेंटरी अपडेट का टेम्पलेट देख लेते हैं कैसा होता है। ये बल्क इन्वेंटरी अपडेट का टेम्पलेट हमारे पास आ गया है। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान है और बहुत काम आसान हो जाता है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स की वीडियो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ईसी और हमारे वेंडर का नाम है फेसबुक, एफबी, ईसीएफबी मैंने एक एसकेयू दिया हुआ है, फेसबुक मेरा वेंडर है, वो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है और एक्सट्रीम कॉमर्स मेरी कंपनी है। तो मैंने ईसीएफबी करके एसक्यू दे दिया, वो एक ये सिर्फ़ समझाने के लिए, ठीक है? और आइटम नंबर मैंने दे दिया ये, मेरे पास इसके कोई 5000 आइटम थे। तो मेरे पास कोई 5000 आइटम थे इसके। इसको एक्सपेंड कर देते हैं।
3000 आइटम ले लेते हैं चलें। 3000 आइटम ये मेरे पास थे। ठीक है जी। अच्छा हुआ क्या कि वेंडर की शीट जो मेरे पास आई इन्वेंट्री की, उसमें मुझे पता लगा कि 3000 में से 2000 आइटम जो हैं वो स्टॉक में है और 1000 आइटम आउट ऑफ स्टॉक है। रैंडमली बीच-बीच में से है। वो एक अलग वो हम लोग के पास शीट में लिखा हुआ होगा, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे लाके पेस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर लाके ये सारे आइटम थे, इनमें चेंजेस आई थी। मैंने यहाँ पे अपना एसकेयू डाल दिया, जिस एसकेयू से मैंने वॉलमार्ट पे लाइव किया हुआ है। ठीक है? और यहाँ पर मैं काउंट डाल दूँगा इन्वेंटरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा इसमें एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जो है वो एक फिक्स्ड नंबर असाइन कर लें इन्वेंटरी का। अब आपके पास जब इन्वेंटरी आएगी ज़ाहिर है उसमें से कुछ आइटम जो होंगे वो 5 क्वांटिटी के होंगे, कुछ 2 की क्वांटिटी होगी खाली। किसी की 12, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 50, किसी की 500 तक होगी। अब आप एक-एक की इन्वेंटरी एक-एक की करेंगे वो सही नहीं रहता। ड्रॉप शिपिंग वाले जो वेंडर्स होते हैं इनकी प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है और मेरी प्रैक्टिसेस भी यही हैं अभी तक और अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही हैं, वो ये है कि 10 से कम वाले जो आइटम होते हैं उसकी इन्वेंटरी आप अगर लेना चा मैं नहीं लेता वैसे, अगर आप लेना चाहें तो आप सिर्फ़ 1 लें, 1 लें, सही है? और अगर आपके पास 10 से ज़्यादा वाली हैं, वो आप 10 से ज़्यादा, 30 से कम, 40 से कम 5 ले लें और 40 से ऊपर जितनी भी हैं, वो आप 10-10 क्वांटिटी ले लें, लाइव कर दें। अच्छा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप 1 लाइव करें, आप 10 लाइव करें, आप 20 लाइव करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को मॉनिटर करना होता है कि यार इस वेंडर के ऑर्डर कितने अच्छे आते हैं, तो हम लोग उस सूरत में सेफ साइड पे रहने के लिए सिर्फ़ एक इन्वेंटरी एसकेयूज़ की लाइव कर देते हैं। ऑर्डर आता है, 1 ऑर्डर आया बस वो इन्वेंटरी ज़ीरो हो गई। वो ऑर्डर अगर सही होता है तो सही है, अगर वो ऑर्डर गलत होता है, कोई मसला होता है प्राइसिंग का, किसी भी चीज़ का, शिपिंग का, तो हम लोग कम से कम बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाते, मिनिमल से मिनिमल लॉस होता है हमारा। तो ठीक है जी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 10 इन्वेंटरी लाइव करनी थी, मैंने यहाँ पे 10 किया, 10 किया, 10 किया, 10 किया। इस तरह से जो ज़ीरो थे उनको ज़ीरो कर दिया। यहाँ इस तरह टाइप करके नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे। मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बताने के लिए कर रहा हूँ। सही है? और इसको जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस तरह ये सारे एसकेयू पे असाइन हो जाएगा। अच्छा ये तो ख़ैर इसका अपना इस ऑटोमैटिक इसने एक्सेल ने रीड कर लिया। इन्वेंटरी जो है वो ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी हम लोग ये मैं नीचे वाला एसक्यू डिलीट कर रहा हूँ, एक-एक को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, इन्वेंटरी हम कभी भी हमेशा होल नंबर में लेते हैं। 4.5, 2.5 ये सब इन्वेंटरी में डालेंगे एरर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एसक्यूज़ असाइन्ड है और उसके साथ-साथ यहाँ पे ये यहाँ पे इन्वेंटरी लाइव हो गई है इसकी। अब इसको हम लोग जो है वो वॉलमार्ट पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे जब अपलोड करेंगे इस तरह से तो ये इन्वेंटरी की फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको बता देंगे कि हम कौन-सा स्पेक अपलोड कर रहे हैं। इन्वेंटरी का कर रहे हैं, यहाँ से इन्वेंटरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे शिपिंग नोट्स ऑटोमैटिकली आ जाएँगे जो हमने वॉलमार्ट पे असाइन किए हुए होते हैं और यहाँ से सबमिट कर देंगे। इन्वेंटरी सबमिट करते ही आप यहाँ पे रिफ्रेश का क्लिक करेंगे, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। वॉलमार्ट में थोड़ा-सा टाइम लगता है, कभी-कभार इनके ग्लिचेस भी आ जाते हैं। खैर ये तो एसकेयू भी ऐसे थे कि जो मेरे पास लाइव थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये शायद इसीलिए रीड करने में प्रॉब्लम कर रहा है। वरना नॉर्मली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंटरी की फीड है लाइव हो गई थी, 15 चेंजेस थे, 15 मैंने अपलोड किए, 15 के 15 प्रोसेस हो गए।
उससे पहले मैंने यही वाले 15 किए थे, वो प्रोसेस ही नहीं हुए थे, अभी तक पेंडिंग आ रहे थे। जब थोड़ी देर बाद चेक किया तो वो हो गए थे प्रोसेस, तो मैंने यहाँ पे आके उसको दोबारा अपलोड किया, दोबारा किया तो वो हो गए प्रोसेस, अभी तक पेंडिंग में आ रहे हैं। तो ये इनके अपना अपने ग्लिचेस होते हैं। ये इसीलिए नहीं उठा रहा होगा क्योंकि वो एसकेयूज़ थे ही नहीं हमारे पास ना, आएँगे, शो ज़रूर होंगे लेकिन थोड़ी देर बाद होंगे, सब में एरर आया हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से बल्क में इन्वेंटरी अपलोड हो जाती है। अच्छा, बल्क में इन्वेंटरी अपलोड करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है बल्क प्राइसिंग और प्रमोशन अपडेट का। बल्क प्राइसिंग और प्रमोशन अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्राइस करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक ही शीट डाउनलोड होगी, ये डाउनलोड कर लेंगे हम यहाँ से। ये आ गई प्राइस की शीट। अच्छा, ये डेफिनेशन है, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा टैब किस लिए यूज होता है इस पूरी फील्ड के अंदर, और पूरा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे हम यहाँ प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, ये आगे जितना भी ये प्रमोशंस के लिए होता है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम नॉर्मली प्रमोशन नहीं यूज करते हैं। और प्रमोशन यूज करते हैं तो हम मर्चेंट फुलफिलमेंट के लिए या बाय ई कॉमर्स वेबसाइट फुलफिलमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो चाहे वो अमेजोन हो। तो उसके अंदर इतने एसकेयूज होते ही नहीं है कि हमें यहाँ पे प्रमोशन के लिए पूरा ये क्या कहते हैं फाइल यूज करनी पड़े। ठीक है जी, तो इसमें भी वही काम होगा, यहाँ पे एसकेयू आ जाएंगे आपके। मेरा जैसे एसकेयू था LS एक्सट्रीम कॉमर्स फेसबुक। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे एसक्यू डाला, इसने यहाँ पे इसको रेड कर दिया। कॉपी करें, नीचे तक लाके यहाँ तक इसको पेस्ट कर दें। सबको इसने रेड कर दिया। रेड करने का मतलब क्या है, ये शीट इनकी बहुत एडवांस शीट होती है, एरर दे देती है। इसमें एरर आ रहा है, और एरर भी कैसा आ रहा है भी आपको दिखाते हैं। वैसे तो जिनको एक्सेल का पता है वो शायद ये समझ रहे होंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ऐसा नहीं है। अब देखें अब क्या होगा। जब मैं यहाँ पे प्राइस डालूंगा, मैंने इसकी प्राइस $23 रख दी, इसकी 24, इसकी 25, दो तीन छोड़ दिए 23। ये मैंने डाली। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, इसने एरर दे दिया शीट ने। ये शीट कह रही है कि आपके पास 6 फील्ड्स जो हैं वो एरर में है, वो ब्लैंक है। इनवैलिड डाटा किसी में नहीं है, और डुप्लीकेट एसकेयू आ रहे हैं 24 के अंदर, ये आपने डुप्लीकेट एसकेयू डाल दिए। तो ये इसमें ये होता है कि इसमें गलती का कोई चांस नहीं होता। एक हाँ, गलती ये जरूर हो सकती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्राइस है, यहाँ पे मुझे 14 डालना था या 415 डालना था, मैंने यहाँ पे 1415 डाल दिया। ये एरर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई एरर नहीं होता। अब जब मैं देखें इसको सही करूंगा, अब जब मैं सेव करूंगा इसको, तो इसने डुप्लीकेट एसक्यू का एरर नहीं दिया, इसने कह दिया जीरो है। इनवैलिड डेटा भी जीरो है, लेकिन 6 फील्ड जो है उनमें एरर आ रहा है, उसमें डेटा रिक्वायर्ड है। तो ये फायदा होता है इसमें बल्क में अपलोड करने का। गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो भी एरर होता है हमारे पास वो यहाँ पे बहुत ओपनली शो हो जाता है। अगर इवन मैं इस फील्ड के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट डाल देता हूँ सिर्फ, इसको अगर मैं सेव करूंगा, तो इसको इनवैलिड डेटा का एरर देना चाहिए, नहीं दिया है। अच्छा, डॉट नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है। नहीं कर रहा। ठीक है, चलें, करेक्टर सेंसिटिव नहीं है ये। अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक कुछ भी डाल देंगे आप तो ये अपलोड कर देगा, लेकिन यहाँ से भी अगर खैर क्लियर हो जाता है गलती से, अगर आपने, ऐसा होता नहीं है क्योंकि न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग है, अल्फा कीबोर्ड अलग है। अगर आपने अल्फा न्यूमेरिक कोई गलती से डाल भी दिया तो वॉलमार्ट पे एरर आ जाएगा, वो अपलोड नहीं होगा।
तो ये पूरी प्राइसिंग की इस तरह से बल्क अपडेट हो जाता है वॉलमार्ट के ऊपर। अगेन मैं शीट में कोई ना कोई वैल्यू डाल देता हूँ पहले सेव करने से पहले, वरना सेव नहीं करेगा। अब जब मैं सब वैल्यूज डाल के सेव करूंगा तो इसने टिक करके कह दिया कि अब कोई एरर नहीं है, आपने सारी वैल्यूज सही डाली हैं इसमें। अगेन अपलोडिंग का ये तरीका है, यहाँ पे आप या तो ड्रॉप कर सकते हैं इसको ड्रैग करके, अदरवाइज आप यहाँ से अपनी प्राइसिंग जो भी आपने की है आप उसको अपलोड करें। यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लें कि आप बल्क प्राइसिंग और प्रमोशन अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्रमोशनल अपडेट नहीं है, ये प्राइस अपडेट है, हम प्रमोशंस अपडेट नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे और ये शीट आपकी सबमिट हो जाएगी। इन्वेंट्री की शीट इसने अभी तक नहीं दी है, इसने उठाई नहीं है। देखें ये वॉलमार्ट के अंदर एक ग्लिचेस भी कह सकते हैं कभी कभार, और वो एसकेयूज क्योंकि मेरे पास वॉलमार्ट पे लाइव ही नहीं थे तो उसने वो एसकेयूज उठाए ही नहीं यहाँ पे, वरना यहाँ पे वो शो कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये प्राइस अपडेट की थी, ठीक है, सही है, ये हमने प्राइस अपडेट की थी, 3001 एसकेयू हमने अपलोड किए थे प्राइस अपडेट करते हुए, और 2977 अपलोड हो गए, 24 में एरर आया। यहाँ से शो करेंगे तो यहाँ से एरर बता दिया, यहाँ से ये बोल रहा है देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड एरर, तो दोबारा से इसको इंजेस्ट कर दें, ठीक है। तो इसको दोबारा करेंगे हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या गलती हुई थी, यहाँ पे एसकेयू की जगह पे के का एक लेटर डाल दिया था। के का लेटर क्योंकि डिटेक्टेबल नहीं है, ये हमने लाइव नहीं किया हुआ, तो उसने बोल दिया था सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म द अपडेट ऑन द ऑफर, एसकेयू और प्रोडक्ट आईडी कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रॉपर डेटा प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है, कोई गलती हो कुछ भी हो तो हम यहाँ से उसको फौरन देख सकते हैं। अब देखें जैसे हमने ये इन्वेंट्री अपडेट की थी, 12,125 की इन्वेंट्री हमने अपलोड की थी, और जिसमें से 661 खाली प्रोसेस हुए और 11,464 में एरर आ गया। अच्छा ये एरर कैसा था कि सब में उसने बोला कि दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करते हैं। वॉलमार्ट का ग्लिच था, दोबारा अपलोड किया तो 11,841 हो गए थे। जिनमें एरर आया ये यही एरर आया होगा कि ये एसकेयू नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने लाइव करे भी नहीं, हमें अंदाजा था इस बात का कि इतना एरर आएगा क्योंकि हमने लाइव नहीं किए हुए थे ये। ठीक है जी, तो हमने दो चीजें यहाँ से देख ली हैं, इन्वेंट्री और प्राइस देख ली। बल्क लैग टाइम, लैग टाइम क्या होता है, देखें आपके पास जब ऑर्डर्स आते हैं तो ये लैग टाइम होता है आपका, ठीक है। 14 तारीख का ऑर्डर है, 17 तारीख का लैग टाइम, 17 तारीख को इसकी शिपिंग आपने करनी है, तो बेसिकली इसमें लैग टाइम कितने दिन का आ रहा है, 15, 16 और जीरो भी काउंट होता है, मतलब 14 तारीख का भी दिन काउंट होगा, तो 14, 15, 16 3 दिन का लैग टाइम आ रहा है। 3 दिन का लैग टाइम मैंने नहीं लगाया हुआ, मैंने 1 दिन का लगाया हुआ है। लेकिन 17 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वॉलमार्ट पे आपको एक चीज दिखाई थी, शिपिंग में ही था। हम्म, शिपिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले लेक्चर के अंदर कि यहाँ पे हमने अपने ऑफिस की टाइमिंग 15 और सैटरडे और संडे हमने शो की हुई है कि हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो भी ई कॉमर्स का स्टोर है वो भाई सैटरडे और संडे को बंद होता है। तो अब क्योंकि 14 तारीख है, वहां पे फ्राइडे लग चुका है, तो फ्राइडे के जो ऑर्डर आएंगे वो बजाय इसके कि सैटरडे को शिपिंग आए, क्योंकि वॉलमार्ट को पता है कि 15, 16 को तो इनका ऑफिस बंद होगा, तो वो एक दिन के हिसाब से 17 को आ रही है। अगर 2 दिन का लैग टाइम होता तो 18 को आती, और अगर जीरो का लैग टाइम होता तो फिर उसी दिन की आ रही होती। सही है, तो ये लैग टाइम होता है। अब लैग टाइम में भी अपलोड, हमें बल्क अपलोड जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लैग टाइम की शीट डाउनलोड कर लेते हैं। और अगेन बहुत सिंपल है, यहाँ पे वही अपना एसकेयू डालेंगे हम लोग,
यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे फुलफिलमेंट लैग टाइम डालेंगे। लैग टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, 0 का मतलब होता है सेम डे, 1 का मतलब होता है नेक्स्ट डे और 2 का मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो। सही है? इस तरह से 3 का मतलब होगा डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों के बाद का भी जो दिन होगा, फिर चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन। तो बेसिकली ये इसका मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे अपने एसकेयू डाल के सब में 0 कर दूँगा तो सेम डे शिपिंग आ जाएगी। अगर मैं अपने एसकेयू डाल के सब में 1 कर दूँगा तो नेक्स्ट डे की शिपिंग आ जाएगी। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका वेंडर कितना क्विक है, वो आपको शिपिंग उसी दिन दे रहा है। वैसे नॉर्मली जो है वो 24 आवर्स के अंदर वेंडर्स ये क्लेम करते हैं कि हम लोग शिपिंग दे देते हैं। अगेन यहाँ से करने के बाद जो है वो लैग टाइम अपलोड हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ से लैग टाइम की शीट लेके अपलोड करके यहाँ से अपलोड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लैग टाइम जैसे ही अपलोड हुआ था, 9000 एसकेयूज़ का किया था, 9386 प्रोसेस हो गए थे, 8 में एरर आया था। एरर यही था कि सब में उसने बोला है कि ये ऑफ़र हमारे डेटाबेस में नहीं है, मतलब ये हमने अपलोड डेटाबेस में ना होने का मतलब क्या है कि वॉलमार्ट पे हमने ये वाले एसक्यू लाइव नहीं किए हुए और इस पे एरर आया, अनएक्सपेक्टेड एरर था, दोबारा इंजेस्ट कर दें तो मतलब ये लाइव था, ग्लिच की वजह से नहीं हो सका। अच्छा, लैग टाइम जो होता है ये हम लोग जो है वो बल्क के थ्रू ही कर सकते हैं, चाहे वो 1 एसकेयू का करना हो, चाहे वो 50 एसकेयू का, चाहे 1000 एसकेयू का करना हो, वो अकेले सिंगल नहीं कर सकते। इन्वेंटरी कर सकते हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये रही। आपका जैसे ये एसकेयू है, आप यहाँ से एडिट पर जाएँगे, न्यू प्राइस डाल के सबमिट कर देंगे, इसकी नई प्राइस आ जाएगी। इन्वेंटरी पे एडिट करेंगे, यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे, इसकी नई इन्वेंटरी अपलोड हो जाएगी। अगेन अगर सिर्फ़ आपको 1 एसकेयू की करनी है, 10 की करनी है, लेकिन अगर आप मैं तो हम तो मतलब इतना अच्छा सिस्टम है वॉलमार्ट का ये वाला कि 10 एसकेयू भी हो, 5 भी हो तो उसको बल्क में ही कर देते हैं। ठीक है जी, अब इन्वेंटरी लैग टाइम के बाद रिटर्न रूल्स क्या होते हैं? रिटर्न रूल्स ये होते हैं कि देखें, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम वेंडर से ले रहे हैं, हमारे पास कोई वेयरहाउस नहीं है, कोई इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है? तो अगर कस्टमर वो प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहे तो वो कहाँ रिटर्न करेगा? वो ऑब्वियसली हमें उसको एड्रेस देना पड़ेगा उसी वेयरहाउस का जहाँ से वो प्रोडक्ट शिप हुई है। वो वेयरहाउस किसका होगा? वेंडर का होगा। कस्टमर को क्योंकि हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं ये चीज़ कि हम लोग वेंडर से बाय करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कस्टमर को अपना वेंडर हम नहीं बताते, ठीक है? तो हम उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे सकते कि भाई ऑर्डर करने के बाद कस्टमर को हम ईमेल कर दें कि इस एड्रेस पे रिटर्न कर देना अगर करना हो। तो बेसिकली होता क्या है कि वॉलमार्ट ये कहता है कि आप अपने जो रिटर्न एड्रेस हैं, उनको सेव कर लें वॉलमार्ट पे और फिर उनको अपने रिटर्न एड्रेसेस को जो है आप अपने एसकेयूज़ के अगेंस्ट अपलोड कर दें। अब मेरे पास 3 वेंडर थे, फेसबुक, ट्विटर और तीसरा एक्सट्रीम कॉमर्स, मेरे 3 वेंडर थे। तीनों के न्यूयॉर्क में एक का वेयरहाउस था, एक का वेयरहाउस टेक्सास में था, एक का वेयरहाउस जो था वो कैलिफ़ोर्निया में था। अब मैं क्या करूँगा कि तीनों के एड्रेसेस जो हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा वॉलमार्ट पे और वॉलमार्ट पे अपलोड करने के बाद मैं एसकेयूज़ पे वो असाइन कर दूँगा। असाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। या अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रिटर्न्स का टैब है, यहाँ से आप रिटर्न का टैब ओपन करेंगे, ठीक है जी। ये रिटर्न का टैब आ गया। ये अगेन एलियास जो होता है, ये एलाइज़ एलियास एलियास होता है, वैसे ये एलियास जो होता है, यहाँ पे हम लोग अपने वेंडर का नाम लिखते हैं। ये सिर्फ़ हमारी आसानी के लिए होता है। वॉलमार्ट ये कस्टमर को रिटर्न लेबल पे नहीं शो करता। स्ट्रीट एड्रेस जहाँ पे रिटर्न करना है, सिटी, स्टेट और ज़िप उसका लग जाता है। ऐड करने के लिए आप यहाँ से सीधा-सीधा ऐड रिटर्न आप सेंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले नेम दे देंगे जो कि टू फील्ड में आना चाहिए। किसकी टू फील्ड में आना चाहिए? रिटर्न लेबल की। तो यहाँ से वो आ जाएगा, ये हमारे एड्रेस आ जाएगा, सिटी, स्टेट, ज़िप आ जाएगा और यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है?
अब हम देखते हैं कि रिटर्न की जो शीट है, इसमें कैसे होता है काम। यहाँ पे एसक्यू आ जाएँगे सारे हमारे, जिसपे हमने ये रिटर्न रूल अपडेट करना है। कीप इट का मतलब क्या होता है कि क्या आप ये कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो रिटर्न करते हुए आइटम रख ले, आइटम रिटर्न नहीं करे और खाली डब्बा भिजवा दे और आप फिर भी उसको रिफंड कर दें। तो यहाँ पर हम हमेशा नो लिखते हैं, जितने भी ऐसे होंगे सब पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड, क्या ये एसकेयू रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड है? आप ऐसा कोई भी एसकेयू अपलोड नहीं कर सकते जो रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड, ये ऑप्शन तो देता है आपको और सिर्फ़ नो का ही ऑप्शन देता है, येस का देता ही नहीं है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड होने का रीज़न, जब रिस्ट्रिक्टेड है ही तो कोई रीज़न भी नहीं देंगे यहाँ पे। यहाँ पर आता है रिटर्न सेंटर कि आपने इस एसकेयू के अगेंस्ट कौन-सा रिटर्न सेंटर असाइन करना है। जो मैंने आपको एलियास दिखाए थे, वो कौन-सा असाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक की प्रोडक्ट थी, एक्सट्रीम कॉमर्स मेरी कंपनी का नाम था, एक्सट्रीम कॉमर्स एफबी मेरी प्रोडक्ट थी, ठीक है जी? और मुझे इन 2 एसकेयू के अगेंस्ट रिटर्न अपलोड करना था। कीप इट पे मैंने नो कर दिया, रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड पे मैंने नो कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड रीज़न कुछ नहीं देना होता क्योंकि हमारा रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड नो है। रिटर्न एलियास में हम क्या लिखूँगा, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एलियास जो सेव किया हुआ है, फेसबुक के नाम से सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक लिख दूँगा, बस। तो जब मैं एसक्यू अपलोड करूँगा, तो ऑटोमैटिकली ये वाला जो रिटर्न एड्रेस है, वो असाइन हो जाएगा इन दोनों एसकेयूज़ के ऊपर। रिटर्न एलियास हमेशा वो लिखेगा जो आपने वॉलमार्ट पे मेंशन किया हुआ है। अगर मैंने वॉलमार्ट पे फेस का एफ कैपिटल और बी का बुक का बी कैपिटल अगर मैंने रखा हुआ है और मैं यहाँ पे स्मॉल के साथ रखूँगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ये शायद प्रोसेस शो भी कर दे, लेकिन असाइन नहीं करेगा। अगेन जब रिटर्न आएगा तो वो आपके वॉलमार्ट के पे जो आपने अपना होम एड्रेस या ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है एलियस, यहाँ पर इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा आप। अगेन रिटर्न शीट आप अपडेट करने के बाद अपनी रिटर्न बल्क अपलोड रिटर्न्स आइटम ओवरराइड, यहाँ से ये आपकी शीट थी, इसको आपने ओपन किया, यहाँ से आपने बल्क रिटर्न पे अपडेट किया और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपके रिटर्न रूल अपडेट हो जाएँगे, आपके एसकेयूज़ के। उसके बाद आता है, अच्छा इसको ना कन्फ्यूज़ मत होगा, मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि ये शीट्स कैसे वर्क करती हैं, इसको अपलोड कैसे किया जाता है, किस शीट का क्या काम है। आगे हम डिटेल में ये चीज़ देखेंगे कि रिटर्न की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं, लैग टाइम में क्या होता है, प्राइसिंग प्रमोशन में क्या होता है, इन्वेंटरी में क्या होता है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर आता है बल्क मैपिंग एसकेयूज़ टू शिपिंग टेम्पलेट। अगेन शिपिंग टेम्पलेट मैंने आपको बताया हुआ था, हमने शिपिंग टेम्पलेट अपना असाइन किया हुआ होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसकेयू है, उसपे मुझे फ्री शिपिंग रखनी है, एक वेंडर है पूरा, उसपे मुझे फ्री शिपिंग रखनी है क्योंकि उसकी एमएपी पॉलिसी थी। एमएपी पॉलिसी क्या होती है? मिनिमम अलाउड प्राइस। अक्सर जो हमारे पास ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये मेरी जो चीज़ है, ये कम से कम $6 में तो बेचना, उससे कम में नहीं बेचना। 6 से ऊपर बेच सकते हो लेकिन $6 से कम में नहीं बेचनी है। तो ये मिनिमम अलाउड प्राइस होती हैं। ऐसी जितनी भी प्राइसिंग होती है उसमें हम लोग फ्री शिपिंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, उसकी प्राइस जो है वो वेंडर ने दी हुई है कि आपको ये $250 से कम में नहीं बेचनी है और वो चीज़ मिल रही है हमें $60 की है। अब अगर मैं उसपे शिपिंग भी लगा दूँगा तो फिर कस्टमर कभी भी नहीं लेगा वो चीज़, और ऐसा होता है, बहुत सरप्राइज़िंग बात है लेकिन ऐसा होता है। $60 $50 की चीज़ होती है और वेंडर ने कहा हुआ होता है भाई ये $250 से कम में नहीं बेचना। तो हम लोग एमएपी पॉलिसी जो होती है वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से प्राइसिंग करनी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो वेंडर के पास थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की टीम्स होती हैं, वो आपके फॉरेन एसक्यू को देखेंगी, वेंडर को रिपोर्ट करेंगी, वेंडर की ईमेल आ जाएगी आपके पास कि हमारी प्रोडक्ट थी, इस पे एमएपी था, आपने इतने कम प्राइस में क्यों लगाया हुआ है? अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेगा? आपके अगेंस्ट वॉलमार्ट पे केस ओपन कर देगा। ठीक है जी?
ये हमारे पास होता है एसकेयू, यहाँ पे हम अपना एसकेयू असाइन करते हैं, शिपिंग टेम्पलेट की आईडी होती है, हम जितने भी शिपिंग टेम्पलेट बनाते हैं उन सबकी आईडीज होती हैं। ये रही, जैसे डिफ़ॉल्ट शिपिंग टेम्पलेट की आईडी ये रही, इस टेम्पलेट की आईडी ये रही, ठीक है? वो यहाँ पे डलती है। फुलफिलमेंट सेंटर की जो आईडी है, वो यहाँ से क्लिक करके हमें मिल जाती है। ज़ाहिर है ये अपने अकाउंट की एक यूनिक आईडी होती है, वो आपको वॉलमार्ट ही देता है। और एक्शन टाइप में हम सब में ऐड कर देंगे, ठीक है? ऐड या रिमूव का ऑप्शन होता है, नॉर्मली रिमूव करने के लिए बहुत कम ही शायद ही कभी यूज़ किया हो। ऐड करने के लिए ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टेस्ट है, ये एसकेयू थे मेरे पास। मेरे पास इस वेंडर के ये 5 एसकेयू थे, मुझे इन 5 की शिपिंग अपडेट करनी थी। तो 5 में से मुझे 3 में तो ये ऐड करना था, मैंने ऐड कर दिया, और 2 मुझे रिमूव करने थे, मैंने रिमूव कर दिया। तो अब होगा क्या कि जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो बेसिकली ये 3 पे ये शिपिंग टेम्पलेट ऐड हो जाएगा और 2 पर से क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। अगेन इसको सेव कर लेंगे और बल्क शीट पे आके यहाँ पे आने के बाद ये सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास अ, टाइम सेविंग के लिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ही यूज़फुल टैब होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। चाहे ऑर्डर्स शिपिंग करनी हो, इन्वेंटरी करनी हो, प्राइसिंग करनी हो, करना। अब ऑर्डर्स वाला मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी ऑर्डर्स पे हम लोग आते हैं। शिपिंग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, लैग टाइम और प्रमोशंस अपडेट हैं, वो सब हम लोग यहाँ से आके ईज़िली कर सकते हैं। अब ऑर्डर्स देख लेते हैं, बल्क में ऑर्डर्स का क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्डर आए हुए हैं। नॉर्मली मैं जिस टाइम पे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर्स रात को 12 बजे के बाद आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स आए हुए हैं ये, एक पेज पे 25 शो हो रहे हैं, तो चलें 50 ऑर्डर आए हुए हैं मेरे पास, सही है? ठीक है जी, ये पत अच्छा देखिए वॉलमार्ट का एक ग्लिच है, अभी-अभी मुझे नज़र आया है। जब मैंने पच 50 पे फ़िल्टर लगाया तो ये ऑर्डर बीच में आए हैं। हालाँकि ये ऊपर शो, लेकिन ये ग्लिच नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसकी पेमेंट कन्फर्म नहीं होती। तो इसमें वो ऑर्डर होल्ड पे लग जाता है। फिर जब उसकी पेमेंट क्लियर होती है तो वो ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। वॉलमार्ट का ग्लिच क्या है कि वॉलमार्ट बजाय इन ऑर्डर्स को ऊपर शो करे, यहाँ पे ऊपर शो करे टॉप पर, ये वॉलमार्ट वहीं पे शो करता है जहाँ पे इन ऑर्डर को होना चाहिए था। ठीक है? तो अब देखिए ना, ये 8 तारीख का, 8 तारीख के बाद ये 10 तारीख के ऑर्डर थे जिनमें इश्यू आया था, लेकिन वॉलमार्ट ने यहीं शो कर दिया है। तो यहाँ से अब होता ये है कि यहाँ पर अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये ऑर्डर पकड़े कैसे जाएँगे? मैंने तो अभी इत्तेफ़ाक से 50 आइटम्स पे शो कर दिया, तो फिर ये ऑर्डर पकड़ेगा, वरना तो ऑर्डर नहीं पकड़े जाते। तो उसका तरीका क्या होता है बल्क में करने का? यहाँ पे जब मैं डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल आइटम्स करूँगा या एक्सपोर्ट पेज करूँगा, तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स मेरे सामने आ जाएँगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सपोर्ट ऑल आइटम्स करता हूँ, तो ऑल आइटम्स एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर्स हैं इस वक़्त पास्ट ड्यू में, ऑर्डर ड्यू में और न्यू ऑर्डर्स के अंदर, वो सब मेरे पास आ जाएँगे। सब मेरे पास ऑर्डर शो हो गए। सारे के सारे डिटेल आ गई ऑर्डर्स की। अच्छा, स्टेटस पे आ जाते हैं। स्टेटस पे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि ये ऑर्डर्ड हैं। कितने? 6 ऑर्डर्स हैं जो आपके मेरे इस वक़्त आए हुए हैं, और ये वो जो देखें जो 3 आ रहे थे ना बीच में, वो भी यहाँ पर आ गए। ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है बल्क में करने का, बल्क में शीट डाउनलोड करने का। अगर मैं यहाँ से बल्क में ना करता, एक-एक ऑर्डर यहाँ से खोलता
और उसको एक-एक ऑर्डर करके प्रोसेस कर रहा होता, तो फिर मुझे इश्यू आ जाता है इधर। हो सकता है कि मैं वो स्किप कर देता, उनकी फिर जो डेट थी डिलीवर होने की वो भी निकल जाती, शिप होने की भी निकल जाती और फिर वो मेरे ऑर्डर मुझे पता कब लगता कि वो ऑर्डर आए हुए हैं, जब वो ऑर्डर यहाँ से पास्ट ड्यू में आते। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ से बल्क में प्रोसेस करने का। बल्क में अब जैसे मैंने ये शीट डाउनलोड करी, जो एक्नॉलेज्ड है पहले से, वो एक्नॉलेज्ड है, वो मैंने कर दी प्रोसेस, मुझे उनको हटाना है। मैंने फ़िल्टर खोलूँगा, एक्नॉलेज्ड पे फ़िल्टर लगाऊँगा और जितने भी एक्नॉलेज्ड ऑर्डर्स थे, इन सबको डिलीट कर दिया मैंने। बचे कौन से? वो ऑर्डर बचे जिन पे ऑर्डर आया हुआ था। तो मेरे पास सारे ऑर्डर आ गए जो मुझे प्रोसेस करने हैं। अब मैंने इन ऑर्डर्स को यहाँ से सारा डेटा निकाल के कस्टमर का प्रोसेस कर दिया है। वॉलमार्ट पे मैं एक-एक ऑर्डर को यहाँ से ओपन करूँ, यहाँ से एक्नॉलेज करूँ, फिर अपडेट करूँ या शिप करना है तो यहाँ से शिप करूँ, फिर करूँ। उससे बेहतर क्या होता है कि बल्क में कर दूँ मैं। कैसे करूँगा बल्क में? अपडेट स्टेटस का जो यहाँ पे टैब आया हुआ है, इसमें ये सब देता है आपको। एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज पे कर दें, शिप करना है, आपको कैंसल करना है प्राइसिंग एरर की वजह से, कैंसल करना है आउट ऑफ स्टॉक की वजह से, कैंसल करना है डुप्लीकेट की वजह से, इनकरेक्ट शिपिंग की वजह से, चेंज समथिंग इन ऑन ऑन एन ऑर्डर करना है, फ्रॉड शिपमेंट है, कस्टमर ने अगर कैंसल करवाया है, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब मुझे असल में इनको एक्नॉलेज करना था। अब एक्नॉलेज और शिप में क्या फ़र्क होता है? जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम यहाँ से उस ऑर्डर को वेंडर की वेबसाइट पे प्लेस करने के बाद एक्नॉलेज कर देते हैं। एक्नॉलेज वॉलमार्ट को ये शो करता है कि हाँ भाई ये ऑर्डर हमें मिल गया है, हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। फिर जैसे ही हमारे पास ट्रैकिंग आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे शिप करके आगे ट्रैकिंग स्टेटस अपडेट करके, कैरियर यहाँ पे डाल के, क्वांटिटी कितनी शिप की है वो अपडेट करके अपलोड कर देते हैं। अभी फिलहाल मुझे एक्नॉलेज करना था, मैं यहाँ से क्या करूँगा एक्नॉलेज सेलेक्ट करूँगा, ये सारा एक्नॉलेज वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई, इसको सेव किया और इस शीट को जाके मैंने यहाँ से ड्रॉप फाइल्स पे जाऊंगा, इस पीओ डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट होते ही क्या होगा कि ये जितने भी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहे हैं इन सब पे एक्नॉलेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्नॉलेज कर दिए थे, शिपिंग आ गई मेरे पास। अब मुझे कोई 20, 25, 280, 180 ऑर्डर्स की शिपिंग एक साथ अपलोड करनी है। अगेन मैं एक-एक ऑर्डर को ओपन करूँ, उसको ओपन करने के बाद फिर शिप पे क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे कैरियर डालूँ, कौन से कैरियर के थ्रू किया है, फेडेक्स है, यूपीएस है, यूएसपीएस है, फिर यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डालूँ, फिर अपडेट करूँ। ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मुझे 1-2 का करना है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर मुझे 10-20 आई हुई है, 100 आई हुई है, 200 आई हुई है तो क्या करूँ? तो मैं यहाँ से इसको जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास थे टोटल 9 एसकेयू, मुझे 9 एसकेयू ही की शिपिंग अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबको शिप मार्क कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी शिप की है, जितनी बारी उसने ऑर्डर की थी सबकी सब करिए। अगर उसने 2 ऑर्डर की थी, आपने 1 शिप करी है, तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे। ये सारी क्वांटिटी आ गई, ठीक है? कौन से कैरियर से हुआ है? अगर सारे एक ही कैरियर से हुए हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर लें। अगर फॉर एग्जांपल एक जो था वो यूएसपीएस से हुआ था, तो आपने यूएसपीएस से कर लिया। आपने बोला कि भाई ये सब यूएसपीएस से हुए थे। ये वाला जो एक था ये फेडेक्स से हुआ है, ये वाला जो एक था ये यूपीएस से हुआ है और जो आखिरी वाला था वो भी यूएसपीएस से शिप हुआ है। आगे सबके ट्रैकिंग नंबर आप डाल देंगे जो आपके पास वेंडर ने प्रोवाइड किए होंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये आपके सारे ऑर्डर प्रोसेस हो जाएँगे। यहाँ से शिपिंग अपलोड जब हम सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे, ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे आता है ट्रैकिंग यूआरएल, यहाँ पे आता है सेलर ऑर्डर नंबर, ये सब हम नहीं डालना होता है इसमें, ठीक है? बस ट्रैकिंग नंबर तक हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कैरियर डाल दिया, जिस कैरियर के थ्रू हमने यहाँ पे शिप किया है
क्वांटिटी अपडेट कर दी और स्टेटस यहाँ से अपडेट कर दिया है। बस उसके बाद इसको सेव कर लेंगे स्टेटस अपडेट करने के बाद, और वॉलमार्ट पे आके उसी तरह जिस तरह हमने ऑर्डर्स किए थे यहाँ से सेलेक्ट करके बल्क में शिपिंग अपडेट कर देंगे। तो इससे बहुत टाइम सेव होता है, ऑर्डर्स जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, हमारे पास डेटा जल्दी एक्सेल की फाइल में आ जाता है। एक-एक ऑर्डर को खोल के कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस देखने की बजाय हम यहाँ से शीट के थ्रू जल्दी कर सकते हैं और शिपिंग और एक्नॉलेज भी जल्दी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। इस वीडियो से लेके आगे की जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो सब की सब बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, सब टेक्निकल वीडियोज़ हैं। उन तमाम वीडियोज़ में आने से पहले मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड करूँगा कि आप वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल अच्छे से समझ लें, क्योंकि मुझे फिर हर वीडियो के अंदर एक-एक टैब ओपन करके दिखाना ना पड़े। और सेकंड क्या कि जो एक्सेल के फ़ॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि आगे जब मैं शीट्स पे काम करूँगा आपको समझाते हुए, तो फिर मैं वो फ़ॉर्मूले दोबारा नहीं समझा रहा हूँगा, ज़ाहिर है मैं फिर उसको फ़ॉर्मूले को अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँगा कि हमारा काम क्या-क्या आता है। अगेन आपकी कोई भी क्यूरी है, आपको कोई फ़ॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, कोई टैब आपको वॉलमार्ट का समझ नहीं आ रहा है, ये बल्क जो हमने अभी शीट्स पे काम किया, आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे एक्सट्रीम कॉमर्स का जो मेन ग्रुप है, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या अगर आप बूट कैंप के या एफएफएल के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझसे ईसी बूट कैंप का जो स्पेसिफिक ग्रुप है, सिर्फ़ बूट कैंप स्टूडेंट्स के लिए, आप मुझसे वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कि ड्रॉप शिपिंग सिर्फ प्योरली ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या ड्रॉप शिपिंग के अंदर डिफिकल्टीज होती हैं, क्या नहीं होता, और जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो सब ड्रॉप शिपिंग की हम इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।